हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र सीरीज जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 10 सालों के पीवाईक्यूज पे। उसका सेशन 13 है आज। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी और सुंदरबन वाला रीजन। इन चारों में से पूछा गया है, इनमें से किन में प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ की बात की गई है। अब कोरल रीफ के लिए अगर आप देखें, कोरल रीफ्स, दुनिया की जितनी भी कोरल रीफ है, मोस्ट ऑफ वर्ल्ड्स कोरल रीफ को कहाँ मिलती है? ट्रॉपिकल जोन में। ट्रॉपिकल जोन में 30 डिग्री नॉर्थ से लेके और 30 डिग्री साउथ तक। कोरल रीफ के सर्वाइवल के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, वो चाहिए होता है 22 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ ही जो वाटर की डेप्थ चाहिए होती है लगभग 200 मीटर, इससे ज्यादा नहीं। एवरेज जो सैलिनिटी चाहिए होती है, लवणता, 27 से 40% प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो ऐसे में जो दुनिया की 1/3 से अधिक, 1/3 प्लस जो कोरल रीफ्स मिलती हैं, वो मिलती हैं इस रीजन में, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। और पैसिफिक इंडियन ओशन में भी काफी ज्यादा मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है आपको पैसिफिक इंडियन ओशन में? शेलो वाटर, छिछला पानी, वार्म वाटर और क्लीन वाटर मिलता है, जो कि कोरल के लिए बेस्ट आउटकम होता है। अब ऐसे में अगर हम देखें, सुंदरबन वाला रीजन जो है, यहाँ पे मैंग्रोव मिलते हैं, कोरल रीफ नहीं होती। इसका जो सही आंसर है वो है 1 2 3, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कोरल रीफ्स मिलती है, कच्छ की खाड़ी में मिलेंगी और मन्नार की खाड़ी में मिलेंगी। कोरल रीफ की अगर हम बात करें तो गल्फ ऑफ कच्छ, इधर मालवान वाला रीजन, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सब जगह पाक बे, ये पाक बे वाला रीजन, इन सब जगह पे कोरल रीफ्स पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है वो है ए, 1 2 एंड 3। क्वेश्चन ये इसलिए पूछा गया था कि कोरल रीफ जनरली न्यूज में होती हैं। हर महीने कोई ना कोई आर्टिकल आता है कि कोरल रीफ को थ्रेटन्स को लेके ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस वजह से भी कोरल रीफ को दिक्कत है। मास कोरल ब्लीचिंग की जगह से नोटिस की जाती है। एक ये आर्टिकल था जून 14 2013 का, एक्सेसिव माइनिंग लेड्स टू डिक्लाइनिंग कोरल रीफ इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो माइनिंग हो रही थी एक्सेसिव, उसकी वजह से कोरल रीफ डिक्लाइन हो रही थी। ये एक कैरेबियन का था, कैरेबियन लॉस्ट हाफ इट्स कोरल सिंस 1970, ये कैरेबियन आइलैंड का था। उसके बाद इन्वेजन बाई सॉफ्ट कोरल थ्रेटन्स रीफ इकोसिस्टम। द सॉफ्ट कोरल वन नोटिस इन वनडूर जेटी इन महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, अंडमान। ये नवंबर 24 2013 का एक आर्टिकल है। तो इसलिए कोरल रीफ कंटिन्यूसली न्यूज में रहती है। इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था कोरल रीफ के लिए। और आपको ये जनरली पता होना चाहिए कोरल रीफ किस किस जगह मिलती है इंडिया में, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सोइल इरोजन, सोइल इरोजन की जो प्रॉब्लम इंडिया में, वो एसोसिएटेड किससे है? इन तीनों में से। तीन ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है टेरेस कल्टीवेशन, दूसरा है डिफोरेस्टेशन, तीसरा है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यूपीएससी इतना सिंपल क्वेश्चन बनाता है ना, अगर आप लॉजिक कैच करने लगे। टेरेस कल्टीवेशन डाला गया इसमें। टेरेस कल्टीवेशन सोइल इरोजन से एसोसिएटेड नहीं है। टेरेस कल्टीवेशन जो वेदिका कृषि होती है, जिसको सीढ़ीदार खेती कहते हैं, ये सोइल इरोजन को रोकने के लिए होती है, ना कि ये सोइल इरोजन बढ़ाती है। तो ये पहला गलत हो जाता है। और जैसे ही आप पहले को गलत करेंगे ना, आंसर निकल के आ जाएगा बी। और यही आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो है डिफोरेस्टेशन। ट्रॉपिकल क्लाइमेट केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, सही आंसर तो यही है। ये आपको पता होना चाहिए कि टेरेस कल्टीवेशन सोइल इरोजन के लिए, रोकने के लिए होती है, ना कि सोइल इरोजन से एसोसिएटेड होती है। तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो है केवल ये डिफोरेस्टेशन। सोइल इरोजन की अगर हम बात करें, सोइल इरोजन की, तो सोइल इरोजन कई कारणों से होता है, जिसमें एक हो गया डिफोरेस्टेशन, निर्वनीकरण। कई बार के जो होता है एग्रीकल्चर जो मेथड होता है, क्रॉपिंग पैटर्न होता है, ये काफी फॉल्टी होता है, गलत होता है, इस वजह से भी सोइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग होती है, उस वजह से सोइल इरोजन होता है। कई बार सोइल की सैलिनिटी की वजह से भी सोइल इरोजन होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का इससे कोई लेना देना नहीं होता सोइल इरोजन से, इसलिए जिसका सही आंसर है वो है केवल दो। क्वेश्चन पूछा गया था सोइल इरोजन जनरल यूज में होता है। अगर बात करें, उस समय 2014 में इंडिया फिफ्थ नेशनल रिपोर्ट निकली थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे।
गवर्नमेंट वर्क कर रही थी किस पे, इंडिया लैंड डिग्रेडेशन को न्यूट्रल करना है 2023 तक। ये जून 2014 का आर्टिकल है। उसके बाद ये जून 2013 का आर्टिकल है, नेचर एवेंजेस एक्सप्लॉइटेशन द कैटास्ट्रोफे इन द हिमालय इज द रिजल्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, अनचेक्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग्स एंड लार्ज स्केल बिल्डिंग ऑफ बिग डैम्स। तो सोइल इरोजन को लेके काफी ज्यादा आर्टिकल भी आते रहते हैं, और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। टेरेस कल्टीवेशन को आप समझ जाओ, टेरेस कल्टीवेशन किस लिए है? इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए कि टेरेस कल्टीवेशन सोइल इरोजन को रोकने के लिए है। और जैसे ही आप टेरेस कल्टीवेशन को आउट करते हैं तो आंसर निकल के आ जाता है केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपीय अभिलक्षण है? द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। विंड्स सीजनली रिवर्स होती हैं, सीजनली। तो इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक किसका है, वो कौन सी ऐसी क्लाइमेट है जिसमें ऐसा होता है? एक है इक्वेटोरियल क्लाइमेट, दूसरा है मेडिटेरियन क्लाइमेट भूमध्य सागरीय जलवायु, तीसरा है मानसूनी जलवायु, मानसून क्लाइमेट, और फोर्थ है उपयुक्त सभी जलवायु। इसका जो सही आंसर है वो है मानसूनी जलवायु। और ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। और ऐसे में हमें मानसूनी जलवायु के बारे में पता होना चाहिए, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि पवनों का मौसमी उत्क्रमण होता है। अगर हम भारत में देखें, ट्रेड विंड्स जो होती हैं, ये ट्रेड विंड्स 30 डिग्री से 0 डिग्री इक्वेटर की तरफ जाती है पूरे ग्लोब पे। और ये जो भारत में बारिश होती है वो इन्हीं ट्रेड विंड्स की वजह से होती है, कि ट्रेड विंड्स कोरियोलिस फोर्स के बाद इधर घूम जाती है, नॉर्थ वेस्ट मानसून इधर हो जाता है, और फिर दोबारा से जब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ITCZ दोबारा से शिफ्ट होता है, तो उस वजह से विंटर के समय, सर्दियों के समय, ये मौसम का रिवर्सिबल विंड होती है, जिसको कहते हैं हवाओं का उत्क्रमण होता है। साथ ही बात करें तो कहाँ कहाँ मिलती है मानसून क्लाइमेट? मानसून क्लाइमेट ये इंडियन कॉन्टिनेंट पे ही मिलती है, जिसमें इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कुछ कुछ जगह, थोड़ा बहुत कुछ जगह वियतनाम में भी। जिसमें क्या होता है कि वेट मानसून होता है समर में ऑनशोर, और ऑफशोर ड्राई मानसून होता है विंटर में, सर्दियों के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचायतन, 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 विद रेफरेंस टू एन असेंबली ऑफ विलेज एल्डर्स। अब बताइए, ये वाला ऑप्शन दिया ही इसलिए कि जिसको इस शब्द के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, वो पंचायतन से पंचायत जोड़ेगा, पंचायत से ग्राम की ज्येष्ठ जनों की सभा जोड़ेगा, और ये गलत ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है धार्मिक संप्रदाय, तीसरा है स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, और फोर्थ है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी। इसका जो सही आंसर है वो है मंदिर रचना शैली। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को प्रकट करता है। सॉरी, ये एक टेम्पल आर्किटेक्चर का कारण है, जिसमें क्या होता है कि 5 श्राइन्स बनाए जाते हैं, 5 मंदिर होते हैं एक ही मंदिर के अंदर, जिसमें 4 श्राइन्स छोटे होते हैं और एक बड़ा मुख्य श्राइन होता है, जो मुख्य देवता का होता है, जिसको गर्भगृह में रखा जाता है। तो ये 5 मंदिर बनाए जाते हैं, और इसका जो सही सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? ये ओल्डेस्ट पंचायतन मंदिर का बताया जाता है, जो कि देवगढ़ यूपी में है। गुप्ता एरा में बना हुआ था ये। उसके अलावा लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में, जो भी पंचायतन शैली का उदाहरण है। कंदरिया महादेव मंदिर हो गया, कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि है खजुराहो MP में, जिसमें एक डेटी मुख्य जो देवता होता है वो बीच में, और बाकी 4 देवताओं को चारों कोणों में स्थान दिया जाता है। ये पंचायतन शैली का मंदिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 3 नदियों के नाम दिए गए हैं, बराक, लोहित, सुबनसिरी। इनमें से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? विच ऑफ द अबव फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश? वन, वन टू थ्री, 1 3, 1 2 3। अब आप देखिए, बराक जो रिवर है, बराक, बराक रिवर जो है ये निकलती कहाँ से? मणिपुर से। अगर इसकी हम लोकेशन देखें बराक रिवर की, तो ये बराक रिवर है। जो बराक रिवर निकलती है ये मणिपुर से, और बराक रिवर मणिपुर से होते हुए और फिर फाइनली मेघना और पद्मा होते हुए गंगा में मिलके और ब्रह्मपुत्र में गिरती है। तो ये बराक जो रिवर है ये मणिपुर से निकलती है, उसके बाद नागालैंड, मिजोरम और आसाम होते हुए बांग्लादेश में जाती है, और फिर वेस्ट बे ऑफ बंगाल में गिरती है।
न्यूज में थी बराक रिवर, उसका कई सारे कारण थे, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि तिपाई मुखी डैम जो कि बराक रिवर बनने वाला है, इसको लेके काफी रिजेक्शन हो रही थी, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किए जा रहे थे कई लोगों के द्वारा। उसके अलावा राज्यसभा की तरफ से एक बिल पास किया गया था ताकि असम रिवर को डिक्लेयर किया जा सके नेशनल वाटर पे। ये 2014 2013 अगस्त का आर्टिकल है। उसके अलावा बांग्लादेश से बराक रिवर और क्या नाम है, तीस्ता रिवर, इनको लेके कुछ समझौते होने वाले थे, इस वजह से भी काफी ज्यादा न्यूज में थी। तिपाई मुखी डैम की वजह से काफी न्यूज में थी। उसके अलावा नेशनल वाटरवे की वजह से ये जो बिल आया था, नेशनल वाटरवे बिल, उसकी वजह से काफी न्यूज में थी। इसलिए बराक रिवर पे क्वेश्चन पूछा गया था। और जैसे ही आप इसमें से जानते हैं कि बराक रिवर के बारे में अगर आप पढ़ा हो कि अरुणाचल प्रदेश से नहीं बहती है, तो उसके बाद जो आंसर निकल के आता है वो है बी, क्योंकि ये कट जाएगा 111। तो जो सही आंसर है वो है लोहित और सुबनसिरी। लोहित रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र की सरहद पे होती है, और ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की एक्चुअली। जो लोहित रिवर है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ये कहाँ ओरिजिनेट होती है, ये होती है ईस्ट तिब्बत में। ईस्ट तिब्बत में ओरिजिनेट होती है। उसके बाद करें सुबनसिरी की, तो सुबनसिरी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी की। और ये असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में से होके गुजरती है। लोकेशन देखें तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसमें ये सुबनसिरी रिवर आ रही है, तिब्बत से आती है, जो कि ये रही सुबनसिरी रिवर। नीचे से जो आती है वो आती है धनसिरी रिवर। उसके अलावा ये दिबांग होगी, लोहित रिवर होगी, सियांग रिवर होगी, ये मानस होगी। इधर तीस्ता रिवर दिख ही रही है। बराक रिवर यहाँ से निकलती है, इस जगह से बराक रिवर, ये बराक रिवर का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें कुछ वेटलैंड्स के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये कॉन्फ्लुएंस और इन नदियों के संगम पे है कि नहीं। तीन वेटलैंड के नाम दिए हैं। पहला है हरिके वेटलैंड, जो कि ब्यास और सतलज के संगम पे है। दूसरा है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बनास और चंबल के संगम पे है। और फाइनली कोलेरू लेक, जो कि मूसी और कृष्णा के संगम पे है। इसमें ऑप्शन दिए गए केवल एक, केवल दो तीन, केवल एक तीन, केवल एक दो तीन। इसका जो सही आंसर है वो है केवल एक। ये दोनों गलत है, केवलादेव और कोलेरू लेक। क्योंकि जो हरी के वेटलैंड है, अगर हम हरी के वेटलैंड देखें, ये है हरी के वेटलैंड, जो कि पंजाब में है। और ये इधर से अगर आप देखें तो ये ब्यास रिवर, ये सतलज रिवर, इन दोनों के संगम पे है यहाँ पर हरी के वेटलैंड। तो हरी के वेटलैंड ब्यास और सतलज के संगम पे है। रामसर साइट है, और मेनली फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। और ये लार्जेस्ट मैन मेड वेटलैंड है नॉर्थ इंडिया की। 1952 में एक बैराज बनाया गया था, उसके बाद ये वेटलैंड के रूप में कन्वर्ट हुई। केवलादेव नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, तो केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में इस जगह पड़ता है। ये केवलादेव वाला रीजन है। नीचे है रणथंभौर, इधर है सरिस्का, केवलादेव से ऊपर अलवर में। केवलादेव वाला जो रीजन है, यहाँ पर दो नदियां हैं जिनका एक संगम पे केवलादेव है। एक है बाणगंगा और एक है गंभीर, बनास और चंबल नहीं है। और ये राजस्थान में है केवलादेव। रामसर साइट है, मैन मेड है और मैन मैनेज वेटलैंड है। और ये फेमस है काय के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। उसके अलावा बात करें कोलेरू लेक की, तो ये कोलेरू लेक वाला रीजन है, जो कि किस किस के बीच में है, गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में। ये गोदावरी रिवर, ये कृष्णा रिवर, और यहाँ पर है कोलेरू। और ये कोलेरू लेक वाला रीजन हो गया। ये गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा। तो ये संगम पे नहीं है गोदावरी कृष्णा के, ये गोदावरी कृष्णा डेल्टा के बीच में है कोलेरू लेक। यहाँ पर कोलेरू लेक है। ये कोलेरू लेक की लोकेशन आप देख सकते हैं। पहले ये लेगून के रूप में थी, और फ्रेश वाटर लेक है कोलेरू के लिए, ध्यान रखिएगा, फ्रेश वाटर लेक है ये, मीठे पानी की झील है। इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो केवलादेव भी गलत है, कोलेरू भी गलत है। इसका सही आंसर है हरी के वेटलैंड, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक भारतीय स्वरदर्शन का भाग नहीं है। अब इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। छह दर्शन है जो सबको आपको पता होगा। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इसमें से कौन सा स्वरदर्शन का भाग नहीं है, तो लोकायत और कापालिक। इतना सिंपल क्वेश्चन था। लोकायत जिसको चारवाक दर्शन बोला जाता है, जो कि एथिस्ट दर्शन था भारतीय परंपरा में। और कापालिक, जो कि एक तांत्रिक सेक्ट है किसका, शैविज्म का। शैविज्म का एक तांत्रिक सेक्ट है, जो कि नॉन पुराणिक है, जो पुराणों में विश्वास नहीं करता, वो वाला सेक्ट है शैविज्म का, लेकिन शिव में विश्वास करते हैं। और इसीलिए इनको कापालिक कहते हैं, क्योंकि ये कपाल के साथ घूमते हैं, जिसको स्कलमैन वाली जो धारणा है। 7th 8th सेंचुरी के आसपास इनका ओरिजिन माना जाता है कापालिक का। तो ये लोकायत और कापालिक इसका सही आंसर है कि ये सरदर्शन का भाग नहीं है। वैशेषिक की बात करें तो वैशेषिक की
जो टीचर थे वो थे कनाद कनाद ऋषि। इन्होंने बात की थी फिजिक्स की, स्पेशली एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात की थी। न्याय दर्शन की अगर हम बात करें तो इसके जो ऋषि थे वो थे गौतम ऋषि, जो कि लॉजिक और एपिस्टोमोलॉजी की बात करते थे। सांख्य जो दर्शन है उसके ऋषि थे कपिल मुनि, जो कि फिजिक्स और मेटाफिजिक्स की बात करते थे। और साथ ही योग दर्शन के थे पतंजलि थे, जो कि साधना और आध्यात्मिक जो प्रैक्टिसेज होती हैं, अभ्यासों की बात करते थे। मीमांसा दर्शन, इसके जो ऋषि थे वो थे जैमिनी ऋषि। और हरमेंटियस एंड रिचुअल्स, ये कर्म कांड की बात करते हैं, मेनली गृहस्थों के लिए जरूरी था ये वाला मीमांसा दर्शन। और वेदांत, जो कि व्यास के द्वारा दिया गया था, ये मेटाफिजिक्स की बात करता था, ईश्वरीय अनुभूति की। तो इसलिए ये 6 दर्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ हिल्स दी गई है, कुछ रीजन दिए गए हैं, और मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है कि ये सही मैच है कि नहीं, कौन से सही सम्मिलित है। पहला है कार्डामोम हिल्स, जो कि कार्डामोम कोरोमंडल कोस्ट पे है। दूसरा है कैमूर पहाड़ियाँ, कोंकण तट, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। जो कार्डामोम हिल्स है, अगर आपने भारत का नक्शे को थोड़ा सा भी ढंग से देखा होगा तो कोरोमंडल कोस्ट है ये वाला रीजन, कार्डामोम हिल है यहाँ पर। तो पहला तो यही गलत हो जाता है, कोडामोम हिल। उसके बाद कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट। कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट वाला रीजन है, ये वाला कोंकण तट वाला रीजन। और कैमूर पहाड़ियाँ जो है ये विंध्यन रेंज में है, यहाँ पर कैमूर पहाड़ियाँ एमपी यूपी बिहार में पड़ती कैमूर पहाड़ियाँ। तो ये गलत हो जाता है। उसके अलावा है महादेव पहाड़ियाँ। तो जो महादेव पहाड़ी है ये एमपी में सतपुड़ा रेंज में मध्य भारत में। और जो मिकिर मिकिर जो पहाड़ियाँ है, मिकिर हिल्स, ये हैं कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और आसाम में है ये मिकिर हिल्स, काजीरंगा नेशनल पार्क के पास में। और ये कार्बी प्लेटू का पार्ट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 और 4, सी। कार्डामोम अगर आपको पता है, कैमूर पहाड़ियां अगर आपको पता है कि कोंकण तट पे नहीं है, तो भी आंसर आराम से निकल सकता है। चारों पहाड़ियां नहीं भी पता हो ना तो भी, क्योंकि यूपीएससी बहुत एक सिंपल सा लॉजिक देता है कि आपको इतनी बेसिक नॉलेज तो होगी कि कोंकण कोस्ट कहाँ है, कैमूर हिल्स कहाँ है, अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। महादेव हिल्स, मेकिर हिल्स, हो सकता है एक बार कंफ्यूज हो जाए। कोरामंडल कोस्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए कैमूर हिल्स को भी अगर आप जानते तो भी ये ऑप्शन आराम से निकल के आ सकता था, दो को आप एलिमिनेट कर सकते थे, आंसर निकल कर 3 और 4 आ जाता। बात करें हिल्स की तो ये वाला विंध्यन रेंज है, यहीं पर है कैमूर हिल्स, जो कि बिहार में जाती है। उसके अलावा ये वाला रीजन हम देखें, ये तो महादेव हिल्स हो गया। उसके अलावा अगर देखें ये कार्डामोम हिल्स हो गया। कोस्ट की बात करें तो ये वाला जो रीजन है ये है कोरोमंडल कोस्ट, ये वाला है नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार जिसको बोलते हैं, उड़ीसा वाला रीजन यहाँ पे। और ये है उत्कल प्लेन। उसके वाला ये वाला रीजन है कोंकण कोस्ट वाला हो गया, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक वाला। ये है मालाबार कोस्ट केरला वाला रीजन। ये है काठियावाड़ कोस्ट, गुजरात का ये वाला रीजन। और ये कच्छ कोस्ट, इसको बोल सकते हैं गुजरात प्लेन, ये वाला रीजन को, ये गुजरात प्लेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर है डी। 10th शेड्यूल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि दल बदल के लिए यही शेड्यूल लाई गई थी 1985 में, जब राजीव गांधी की सरकार थी उस समय ये लाई गई थी, क्योंकि दल बदल काफी ज्यादा होते थे। और उस समय एक बात चलती थी, आया राम गया राम, कोई भी इस पार्टी में आ रहा है फिर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। तो इस वजह से ये दल बदल विधेयक कानून लाया गया था, 1985 में 10th शेड्यूल लाई गई थी। और उसके साथ ही 52nd अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन लाया गया था, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए था, मेनली दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका सही आंसर है वो है डी, 10th अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। साथ ही एक बार और बात करें इस पे, सेकंड शेड्यूल वगैरह पे। तो सेकंड शेड्यूल मेनली किस लिए थी, सेकंड शेड्यूल से आप एस से याद रखिए, सेकंड शेड्यूल थी सैलरीज के लिए, जिसमें सैलरी मेंशन की गई है प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, स्पीकर की, डेप्यूटी स्पीकर की, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस की। उसके बाद बात करें फिफ्थ शेड्यूल की, तो फिफ्थ शेड्यूल है SC ST एरियाज के लिए, SC ST एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। उसके अलावा एट शेड्यूल की बात करें तो एट शेड्यूल है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। कमेंट करके बताइए कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है एट शेड्यूल में। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया भी था पिछले साल 2013 वाले पेपर में, हमने डिस्कस भी किया था 2013 वाले में। और 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किसी एक की स्थापना करने में निहित है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ। इसमें बात की गई है कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन भी हो, एट द सेम टाइम ह्यूमन लाइफ के साथ हो। तो ऐसा कौन सा एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें ये दोनों चीज मिलेंगी, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन भी हो और साथ ही ह्यूमन लाइफ के साथ उनका मिंगलिंग भी हो, मिंगलिंग भी हो। तो ये कौन सा है? इसमें बोटनिकल गार्डन है, बोटनिकल गार्डन बिल्कुल गलत है। नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका जो सही आंसर है वो है ए, बायोस्फीयर रिजर्व। क्योंकि अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, ये एरिया होता है जिसमें डिस्टर्बेंस फ्री होता है ह्यूमन एक्टिविटी से, और ये कंजर्वेशन के लिए होता है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए। इसी तरह से नेशनल पार्क होता है जिसमें रिजर्व एरिया होता है जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से अलाउ नहीं होता। लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ये बायोस्फीयर रिजर्व एन एरिया ऑफ लैंड और वाटर होता है जो कि कंजर्वेशन के लिए होता है, लेकिन साथ ही इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज की इजाजत होती है। और इसी में ह्यूमन सेटलमेंट, क्योंकि इसको तीन हिस्सों में बांट दिया जाता है, कोर एरिया, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, और उस ट्रांजिशन जोन में ही ह्यूमन सेटलमेंट्स, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए उनको इजाजत दी जाती है, अलाउ किया जाता है। ये बफर जोन होता है, ये टूरिज्म के लिए, एनिमल्स के लिए, ग्रेजिंग के लिए या फिर साइंटिफिक रिसर्च के लिए, इसके लिए होता है। कोर जोन जो होता है, ये कोर जोन ऐसा होता है जिसमें बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। और इसीलिए यूनेस्को का इसी से रिलेटेड एक प्रोग्राम चलता है, यूनेस्को को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है ए, बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, टर्की किन के मध्य स्थित है? और उस समय टर्की किसी न किसी कारण से न्यूज में रहा हो, जिस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया। ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, क्योंकि अगर देखें तो हर साल पचासों देश किसी न किसी कारण से न्यूज में होते हैं। यूपीएससी किस पे क्वेश्चन बनाएगा नहीं पता, पर जब भी आप कभी भी न्यूज पढ़ें तो मेन आपका जो फोकस होना चाहिए कि एक बार आप उसकी लोकेशन देख लें, क्योंकि विजुअल हमें ज्यादा याद रहते हैं ना कि पढ़ी लिखी बातें। हम उसके नोट्स बना लें, वो सारी चीजों से अच्छा है आप मैपिंग मैपिंग को आप किसी भी तरीके से याद नहीं रख सकते। मैपिंग को याद रखने का एक ही तरीका है, विजुअल्स। आप देखें उसको, विजुअल्स को सामने, एक मैप मैप रखें। कभी भी फ्री टाइम मिले 5 मिनट के लिए मैप को देखते रहे, वर्ल्ड का मैप है या वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है, ज्योग्राफिकल या फिर फिजिकल मैप है। उसका कारण है कि विजुअल्स हमें ज्यादा याद रहते हैं। तो टर्की किन के मध्य स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है ब्लैक सी और कैस्पियन सी। ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, सॉरी, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी। क्योंकि टर्की की अगर हम लोकेशन देखें, ये टर्की है। ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी से कोस्ट लगता है टर्की का। टर्की की राजधानी अंकारा। टर्की के आसपास कौन कौन से देश है? उनमें एक सीरिया हो गया, इधर साइप्रस है, साइप्रस के साथ टर्की का काफी विवाद है। ग्रीस के साथ विवाद है, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, माल्डोवा, यूक्रेन। माल्डोवा से टर्की ब्लैक सी की बाउंड्री नहीं लगती, माल्डोवा लैंडलॉक कंट्री है। और रशिया हो गया, इधर जॉर्जिया, आर्मेनिया। साथ ही बात करें ये वाला रीजन ब्लैक सी। ब्लैक सी पे एक चीज और हम देखते हैं कि ब्लैक सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, या कैस्पियन सी की बात करें तो कैस्पियन सी के आसपास कौन कौन सी कंट्री है। तो कैस्पियन सी को याद करने का तो सिंपल सा तरीका, तारीख। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान और कजाकिस्तान। साथ ही बात करें ब्लैक सी की, तो ब्लैक सी के भी एक निमोनिक सा बनाया जा सकता है, ब्लू टाइगर। तो ब्लू टाइगर में बुल्गारिया हो गया, रोमानिया होगा, माल्डोवा लैंडलॉक कंट्री है। देख लीजिए ढंग से, इसमें याद करने की भी बात नहीं है। माल्डोवा की लैंड ब्लैक सी से टच नहीं होती। साथ ही हो गया यूक्रेन। उसके बाद टाइगर में हो गया टर्की, जॉर्जिया और रशिया, अजरबैजान में नहीं। तो इस तरह से ये ब्लैक सी के आसपास 6 कंट्री हैं, और कैस्पियन सी के आसपास है 5 कंट्रीज। ये याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है, कई बार यूपीसी पूछ चुका है, और हो सकता है दोबारा पूछे। लेकिन जब कंफ्यूजन होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, तो उस समय कई बार हम इतनी सिल्ली मिस्टेक करके आते हैं कि आती हुई चीजों को गलत कर देते हैं। और यही सिल्ली मिस्टेक हमें नहीं करनी। हमें ज्यादा नंबर नहीं लाने, हमें मिस्टेक्स कम करनी है। जो लोग सेलेक्ट होते हैं प्रीलिम्स में, उनका सबसे बड़ी रीजन ये होता है कि उन्होंने गलतियां कम करी हैं। और ये सिल्ली मिस्टेक्स आपको वन थर्ड पता ही नहीं लगता कितनी नेगेटिव मार्किंग लेके कहाँ आपकी कट ऑफ नीचे ले जाते हैं। तो ऐसे में मिस्टेक्स कम से कम करनी है आपके नंबर, ताकि डाउनग्रेड नहीं जाए, ऊपर ही बढ़ने चाहिए जब आप काउंटिंग करने बैठे हैं। तो इस वजह से सिल्ली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, चीजों को रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए। मैपिंग का तो एक ही तरीका है, विजुअल्स ओनली। मैप को देखिए, एनालाइज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑकरेंस ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन साउथ ईस्ट एशिया एज वन प्रोसीड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे
तो इन सिटीज में से कौन सी सिटी का क्या मतलब क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा नीचे साउथ से नॉर्थ की ओर। अब इस क्वेश्चन को हो सकता है आप कभी भी नहीं पढ़ा हो। वैसे इसका कोई तरीका नहीं है, इस क्वेश्चन का तरीका सिर्फ केवल किसी तरह से याद नहीं कर सकते आप, कितने निमोनिक्स बना लो कुछ भी बना लो, इसका एक ही तरीका जो मैंने अभी आपको बताया, मैपिंग का विजुअल्स। अगर आपको पता हो कि इन चारों सिटी में से एक सिटी हमें पता है जकार्ता, ये इंडोनेशिया की राजधानी है। अब इंडोनेशिया अगर हमने जो साउथ ईस्ट एशिया का मैप देखा तो सबसे बैंकॉक की बात करें, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया और सिंगापुर, इन चारों में से हमें ये पता है कि इंडोनेशिया नीचे की तरफ है, सबसे नीचे इंडोनेशिया, तो ये तो कंफर्म है कि साउथ में कौन आएगा, इंडोनेशिया, जकार्ता। ठीक है। उसके बाद है सिंगापुर, बैंकॉक और हनोई। सिंगापुर बहुत छोटा सा एक आइलैंड है, हमें हो सकता है सिंगापुर थाईलैंड को लेके कंफ्यूजन हो कि सिंगापुर थाईलैंड, पर जो वियतनाम है, वियतनाम आपको ऊपर की तरफ मिलता है थोड़ा सा। इधर इंडिया का अगर मैप देखें तो इंडिया है, म्यांमार है, वियतनाम है, इधर की तरफ थाईलैंड है, इधर कहीं सिंगापुर है। तो वियतनाम की जो राजधानी हनोई, ये सबसे ऊपर नॉर्थ में मिलेगी। ऑप्शंस देखते हैं। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ प्रोसीड करना है, तो दो तो वैसे ही गलत हो गए, जैसे ही हमने यहाँ पर जकार्ता को चूज किया। आंसर आएगा इन दोनों में से कोई, बी या सी में से, और जिसका सही आंसर है वो है सी, 3412। सबसे पहले है जकार्ता, उसके बाद है सिंगापुर, बैंकॉक और हनोई। ये देख लीजिए, इंडोनेशिया सबसे नीचे है जकार्ता, ये सिंगापुर यहाँ पर है। उसके बाद अगर बात करें थाईलैंड तो ये इंडिया, म्यांमार, इधर थाईलैंड, ये हनोई। तो ये वियतनाम वाला रीजन हो गया, थाईलैंड यहाँ पर है, और ये बैंकॉक यहाँ पर कोस्ट पे है। तो इसलिए कौन सी देश की कैपिटल कोस्ट पे है, कौन सी अंदर है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। और हनोई भी काफी न्यूज में रहता है, साउथ चाइना सी में जो उनका विवाद है चाइना को लेकर, चाइना के साथ। उसके अलावा थाईलैंड ही पूछा गया था मेनली, इसका कारण था क्योंकि आसियान को लेके, आसियान काफी ज्यादा न्यूज में था उस समय, नई सरकार आई थी 2013 में। और सरकार आने के बाद उनका जो फोकस था नई गवर्नमेंट का, वो मेनली आसियान को लेके था कि साउथ ईस्ट एशिया को हम कैसे कैप्चर करें, कैसे कैप्चर करें, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में आसियान काफी न्यूज में था। दिसंबर 2013 का आर्टिकल, इंडिया सीक्स टू बूस्ट टाइज विद आसियान इन 2013। इंडिया आसियान एफटीए डिले कर दिया गया था जनधन योजना की वजह से। इंडिया आसियान एफटीए एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट टू बी साइन, दिसंबर में एफटीए साइन होने वाला था इंडिया आसियान का, जो कि फिर डिले कर दिया गया था। ये है अक्टूबर 2013 का आर्टिकल। उसके अलावा लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया था फाइनली, फिर नवंबर 14 में, ये एग्जाम के बाद हुआ था। लेकिन अगर आप देखें तो कोई भी एक न्यूज चल रही है, जैसे आसियान के साथ ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी एकदम से नहीं आई कि कोई सो के उठा और आज एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दी। 1 साल से 1.5 साल से प्रिपरेशन हो रही होती है, और वो कंटिन्यू डिस्कशन में होती है। यूपीएससी उसी से क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी ने आसियान के बारे में नहीं पूछा, किसी चीज के बारे में पूछा, यूपीएससी ने सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि इनकी लोकेशन पता है कि नहीं। तो इतना सा विजुअल हमें पता होना चाहिए, और ये विजुअल का ही गेम था केवल, ये क्वेश्चन पूरा विजुअल का था, क्योंकि कोई भी ऐसे कैपिटल को याद नहीं कर सकता कि अगर सीक्वेंस में देखें तो कितनी कैपिटल है, कितने देश हैं। लेकिन उन्होंने सिंपल सा पूछा, और इसीलिए इसमें कुछ क्लू दिया था कि आपको जकार्ता पता होना चाहिए, कि जकार्ता इंडोनेशिया सबसे नीचे नीचे, तो जकार्ता आपको पता होना चाहिए कि जकार्ता, उससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, क्वेश्चन नंबर 53। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से परे बढ़ जाता है, तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या हो। इसके लिए अगर हम देखें तो इसमें काफी कैच है। अगर आप पहले ही देखें क्वेश्चन को, इसमें बोला गया है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। लेकिन अगर 3 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर परे बढ़ जाता है, इफ द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेस बियॉन्ड 3 डिग्री सेंटीग्रेड अबाउट द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, व्हाट कैन बी इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑन द वर्ल्ड। चार ऑप्शन दिए गए। पहला है स्थलीय जीव मंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेल्स टुवर्ड ए नेट कार्बन सोर्स। दूसरा है वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टिलिटी विल ओकर, विस्तृत प्रवाल मृत्यता घटित होगी। थर्ड है ऑल द ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर, ऑल द ग्लोबल वेटलैंड। अब इसमें कितने एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है, इसमें देखिए आप, इसमें बात की गई ऑल मतलब पूरी दुनिया की ग्लोबल वेटलैंड्स परमानेंटली। एक होता है डैमेज होना, एक होता है परमानेंटली डिसअपियर। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट कभी सही हो सकता है, बिल्कुल नहीं। सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगे। फोर्थ स्टेटमेंट है कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनी वेयर इन द वर्ल्ड,
अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है। इसका जो सही आंसर है वो है केवल एक और दो, बी। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें टेरिस्टोरियल बायोस्फीयर की, तो इसमें क्या होता है, ये रिलीज भी कर सकता है टेरिस्टोरियल बायोस्फीयर, एब्जॉर्ब भी कर सकता है ग्रीन हाउस गैसेज को, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसमें कार्बन एक्सचेंज की जाती है एटमॉस्फेयर के साथ। स्मॉल कार्बन, कुछ थोड़ी सी कार्बन इसमें से लीक भी हो जाती है, छूट निकल भी जाती है, और वो निकल के कहाँ पहुंचती है, ओशियंस में, जहां पर ये डिजोल्व होती है कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में। टेगा फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, समशीतोष्ण इसको बोलते हैं। ये क्या करते हैं, कार्बन सिंक का काम करते हैं, और ये फॉरेस्ट कार्बन सोर्स के रूप में भी काम करते हैं। तो जब बात करते हैं कि अगर ये तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा तो टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टू बर्न नेट कार्बन सोर्स, तो बिल्कुल सही है, स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। दूसरा है विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी, ये भी सही है, कि वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी घटित होगी। उसका कारण है कि कोरल्स की हम बात करें तो इन्वर्टिब्रेट होते हैं और डाइवर्स मरीन इकोनॉमिक सिस्टम में रहते हैं ये कोरल्स जो होते हैं। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने पे कोरल्स के साथ एक दिक्कत आती है, जो आपने कई बार सुना होगा, मास कोरल ब्लीचिंग होती है। एक साथ कोरल कॉलोनीज खत्म हो जाती है, इसको मास कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। और जब ये मास में कोरल कॉलोनीज खत्म हो सकती हैं, तो वाइड स्प्रेड जो मोर्टेलिटी है वो obvious सी बात है, आराम से हो सकती है अगर टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए, जैसे जिसमें बोला गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। तो जो वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी है ये होकर हो सकती है अगर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए इसको रोकने की बात की जा रही है। क्वेश्चन ये पूछा गया था, उसका कई कारण थे, क्योंकि आपको पता हो 2013 में UNFCCC की मीटिंग होती है, और COP19 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 19 मीटिंग होती है, कहाँ पर, वॉर्सो में, पोलैंड में, नवंबर में 2013 में। लेकिन इसी में एक चीज होती है, क्योंकि ये मीटिंग इसलिए फेमस थी क्योंकि इसमें बात चल रही थी ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस पे, जो ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट हो रहा था उस पर काफी नेगोशिएशंस हो रहे थे। और यही नेगोशिएशन बाद में जाके 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के रूप में सामने आते हैं। इस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में था। कंटिन्यू आर्टिकल थे इसमें, द हिंदू पे देखे थे 31 अक्टूबर 2013 वॉर्सो क्लाइमेट टॉक्स में विटनेस कॉन्फ्रेंस, जून 2013, नवंबर 2013, अगस्त 2013, नवंबर 2013, नवंबर 2013, नवंबर 2013, सितंबर 2013। हर महीने दो दो तीन तीन आर्टिकल थे, इतने आर्टिकल थे कि मैं यहाँ डाल भी नहीं सकता सारे आर्टिकलों को। तो इसलिए कंटिन्यूस न्यूज में था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। चार ऑप्शंस दिए गए। ऐसे क्वेश्चन में मेनली आपको क्या करना है, अगर आपको पता है तो आप इसको लगा सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप जनरली रिस्क ले सकते हो अगर आपको पता है, कहीं आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेने का। उसका कारण है क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग तरफ लेके जाएगा आपको, क्योंकि ये इतना फैक्चुअल क्वेश्चन है कि अगर आपने नहीं पता ना, तो इसका आंसर आप नहीं लगा सकते। चार उपनिषद के नाम दिए गए, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आप कितना ही ज्यादा तुक्का लगा लो या तुक्का बोलो या कुछ भी बोलो उसको, पर बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आप सही जगह पहुंचोगे। इसका सही आंसर है वो है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से ये लिया गया था सत्यमेव जयते। नेशनल मोटो जो है इंडिया का उसमें इंस्क्राइब्ड है ये। और मुंडक उपनिषद की अगर हम बात करें, तो जो मुंडक उपनिषद था, ये मुंडक उपनिषद आता है अथर्ववेद से, जो संबद्ध होता है अथर्ववेद से। और ये एक जो 108 उपनिषद हैं, उनमें से 18 उपनिषद मुख्य उपनिषद माने जाते हैं। उन मुख्य उपनिषद में से एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, जिसमें चर्चा है किसके बारे में, जो अंगिरास ऋषि हैं, अंगिरास ऋषि एंड सोनक, इन दोनों के डायलॉग्स हैं इसमें, इनके इनमें जो डिस्कशन हो रही है वो इसमें लिखी गई है मुंडक उपनिषद में। साथ ही बात करें कथा उपनिषद की, तो जो कथा उपनिषद है ये कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है, और ये भी मुख्य उपनिषद में आता है। इसके अलावा बात करें छांदोग्य उपनिषद की, तो छांदोग्य जो उपनिषद है ये संबद्ध है सामवेद से, छांदोग्य ब्राह्मण से, छांदोग्य ब्राह्मण से, ब्राह्मण ग्रंथों से।
और उसके अलावा बात करें ऐत्रेय की, तो वह है ऐत्रेय अरण्यक से संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रमोशन ऑफ इंटरनल नेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी कहाँ उल्लेखित की गई है भारत के संविधान में, ये पूछा गया है। पहला है प्रेम्बल में, प्रेम्बल में कहीं ऐसा नहीं है। मूल कर्तव्यों में नहीं। नाइन्थ शेड्यूल में नहीं। इसका सही आंसर है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बी। क्योंकि जो आर्टिकल 51 है डीपीएसपी का, क्योंकि डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो डीपीएसपी है पार्ट 4 में, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और जो आर्टिकल 51 है यही कहता है प्रमोट करनी है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की, हमें अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा की अभिवृद्धि करनी है। और ऑनरेबल रिलेशन रखने हैं दोनों देशों के बीच में, नेशंस के बीच में। इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, संधियां हैं, इनकी रेस्पेक्ट करनी है। जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटलमेंट करना है। इस वजह से इसका जो आंसर है आर्टिकल 51 डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ ही बात करें प्रेमबल की, तो प्रेमबल में ऐसा कुछ है नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 है, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी बात की गई है कि इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इसको इंप्लीमेंट करने के क्या बेनिफिट है। चार ऑप्शन दिए गए। पहला है प्रिवेंशन ऑफ सोइल रन ऑफ, की मृदा के बह जाने की रोकथाम। दूसरा है लिंकिंग द कंट्रीज पेरेनियल रिवर्स विद सीजनल रिवर्स। तीसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। और फोर्थ है रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ऑप्शन दिए गए। अगर आप इसमें देखें एक चीज, वाटरशेड की बात करते हैं, जिसको जल संभर बोला जाता है हिंदी में। जो वाटरशेड एरिया होता है ये एक ड्रेनेज बेसिन होता है मेनली। ड्रेनेज बेसिन या कैचमेंट एरिया बोल सकते हैं इसको। और ये सरफेस जो वाटर रन ऑफ होता है बारिश के द्वारा, किसी तरीके से जो वाटर आता है वो रन ऑफ होता है और एक वाटर बॉडी में जाके गिरता है, उसको ड्रेनेज एरिया वाटरशेड बोला जाता है। इसके मैनेजमेंट के लिए मेनली काम किया जाता है कि लैंड यूज प्रैक्टिस सही की जाए। लैंड यूज प्रैक्टिसेज को, पानी का मैनेजमेंट किया जाए, वाटर मैनेजमेंट। जो बरसात का पानी आता है उसको भी, जिसको रोकने का काम किया जा सके। और ये जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आईडब्ल्यू मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये मेनली शुरू हुआ था 2009-10 में। और ये जो शुरू हुआ था क्या के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा शुरू हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के द्वारा। और इसका जो काम था वो ये था कि सोइल रन ऑफ को रोकना है, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज करना है, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ठीक है। अब आप इसमें एक चीज देखिए, रेन वाटर, ये लिंकिंग द कंट्रीज पेरेनियल रिवर, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में कहीं इस बात की चर्चा नहीं है कि लिंकिंग करनी है कंट्री की रिवर्स को सीजनल रिवर्स के साथ, देश की 12 नदियों को मौसमी नदी से जोड़ना है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में जो काफी समय से चर्चा में रहा है। और ये एक माना जाता है, इसके इसको लेके मतलब कुछ लोग इसके बेनिफिट बताते हैं, इसको लेकर विवाद इसलिए क्योंकि इसमें कई जगह खतरे बताए जाते हैं कि ये इकोलॉजिकल कैरेक्टर को खत्म कर देगा अगर हम नदियों को इस तरह से जोड़ते हैं, कुछ भी तरह का आर्टिफिशियल कुछ करते हैं। तो इसके कुछ फायदे बताए जाते हैं। फायदे ये बताए जाते हैं कि अगर इसको जोड़ दिया जाता है तो जिन नदियों में बाढ़ आती है वो बाढ़ नहीं आएगी, जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ सूखा नहीं पड़ेगा, कंप्लीट जिसको कहते हैं इक्वेटर, जिसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वाटर का, इस वजह से भी। तो ये काफी फायदेमंद, काफी विवादास्पद भी कह सकते हैं इसको, काफी कंट्रोवर्सी इस पे। और कुछ पार्टी इसको सपोर्ट करती है, कुछ नहीं करती है, इस वजह से 2013 में जब इलेक्शन हुए तो जो नई गवर्नमेंट आई, एनडीए गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, इनका, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जब एनडीए गवर्नमेंट थी उनके द्वारा भी ये प्लान दिया गया था नदियों को जोड़ने वाला, और ये दोबारा से चर्चा में था, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में इसकी कहीं चर्चा नहीं है। और जैसे ही आप इसको हटाते हैं, आंसर निकल के आता है 134, और यही सही आंसर है। तो इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में इस बात की कहीं भी चर्चा नहीं। और आईडब्ल्यू डीपी की बात करें तो ये 2009-10 में शुरू हुआ था, मैंने बात करी इस बारे में। सेकंड लार्जेस्ट वाटरहेड प्रोग्राम था चाइना के बाद पूरी दुनिया में। और 2015 में सरकार ने क्या किया, जो ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट था, साथ ही एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, उसके अलावा इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इन तीनों को मर्ज करके क्या बना दिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग से कौन संबद्ध है?
पांच ऑप्शन दिए गए हैं: वित्त आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, संघीय शहरी विकास मंत्रालय और संसद। राष्ट्रीय विकास परिषद, प्लानिंग कमीशन, ओबीसी बात है, एनडीसी है ही। वित्त आयोग नहीं होगा। वित्त आयोग का काम मेनली होता है जो फाइनेंस कमीशन है, ये पाइल प्लानिंग से जनरली कंसर्न नहीं होता, क्योंकि ये वित्त आयोग कैसे बनता है, आर्टिकल 280 से प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन बनता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और इनका वित्त आयोग का काम क्या होता है, मेनली इनका काम होता है कि जो नॉन प्लान डिवीजन होता है टैक्सेस का, नॉन प्लान डिवीजन ऑफ टैक्सेज, क्योंकि इनका मेनली काम होता है सेंट्रल स्टेट के बीच में टैक्स का वितरण कैसे हो, टैक्स का रिकमेंडेशन देनी है इनको, डिस्ट्रीब्यूशन की। तो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का ऐसा कोई काम नहीं होता। पहला सही है, पहला नहीं है, दूसरा सही है। आंसर निकाले, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा सी, क्योंकि फाइनेंस कमीशन नहीं है, फाइनेंस कमीशन नहीं है, फाइनेंस कमीशन नहीं है। इसका जो आंसर है 2 और 5, राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? कैबिनेट सेक्रेटरीट के कार्य कौन से हैं? तीन कार्य दिए गए हैं कि इनमें से कौन से कैबिनेट सेक्रेटरीट कार्य है। पहला है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। ठीक है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता देना, सेक्रेटरी असिस्टेंट देना। ठीक है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का काम नहीं है कैबिनेट सेक्रेटरीट का, वो एक सहायता के लिए सेक्रेटरीट है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का काम फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, उसके लिए बजट होता है हर मंत्रालय का अलग अलग। ठीक है, तो ये काम तो नहीं है। तीसरे को तो हम गलत कर देते हैं। बचा एक और दो। और इसमें दूसरा क्या था, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, वो भी सी बात है, इसका जो सही आंसर है वो है सी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी सचिवालय सहायता देता है। कैबिनेट सेक्रेटरी की अगर हम बात करें, कैबिनेट सेक्रेटरीट, कैबिनेट सेक्रेटरीट ये मेनली काम करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चले उसको देखने का काम करता है। जो मंत्रालयों के अंदर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन होता है, एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेशन होगा, इसके लिए कमिटीज बनाई जाती है, सब कर ये कैबिनेट सेक्रेटरी का काम होता है। उसके अलावा इन कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती हैं उनको चालू करने का काम, उनसे रिलेटेड जो भी सेक्रेटरी सहायता दी जाती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा दी जाती है। और जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये कैबिनेट सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो हेड होता है। एक्स ऑफिशियो हेड किसका, सिविल सर्विसेज बोर्ड का, ऑल इंडिया सर्विसेज का। साथ ही बात करें, और ये कैबिनेट सेक्रेटरी किसके अंडर होता है, तो ये जनरली होता है पीएम के अंडर। तो पीएम के अंडर होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, और कैबिनेट सेक्रेटरी को हेड करता है। और इनका काम होता है सेक्रेटरी असिस्टेंस देना कैबिनेट को। साथ ही ये इन्फो कैबिनेट सेक्रेटरी का ही काम होता है कि वो सरकार के द्वारा क्या काम किए जा रहे हैं, क्या मिनिस्ट्रीज के काम किए जा रहे हैं, इस बात को लेकर इन्फॉर्म करता है प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, मिनिस्ट्रीज को, मिनिस्टर्स को। अगर कैबिनेट सेक्रेटरी की बात की जाए तो 1861 में, थोड़ा सा इतिहास अगर हम इसका देखें, तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हुआ था, पोर्टफोलियो सिस्टम। और पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू होने के बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो गवर्नर की थी, उसमें बैठ कर निर्णय होने लगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो गवर्नर की थी, इसी में 1935 में जो वॉयसराय के जो खुद के प्राइवेट सेक्रेटरी होते थे, वॉयसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी, इन वॉयसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी को 1935 से इस एग्जीक्यूटिव गवर्नर जो काउंसिल थी गवर्नर की, इसमें एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट करना शुरू कर दिया गया, ताकि ये सहायता दे सके, सेक्रेटरी असिस्टेंस दे सके। और इसी वजह से 1946 में फिर फाइनली जाके इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो काउंसिल थी गवर्नर की, इसको कैबिनेट सेक्रेटरीट के रूप में 1946 में इसको कैबिनेट सेक्रेटरीट का नाम दिया। और इसमें जो अधिकारी थे, जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, इन पोस्टों को दोनों को अलग करके इसको बना दिया गया कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन। पहला है प्लेसेज इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। दूसरा है प्लेसेज इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। अब इसको आप इस तरह से समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट होती है, संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अब बात ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट
इसमें पहले ही कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, संविधान से सरकार है, संवैधानिक सरकार है। तो ये बात कर रही है एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट तो करता है। दूसरी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट चलेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है। तो संवैधानिक जो रूल ऑफ लॉ है, कुछ लॉ बनाए गए होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो सेट ऑफ लॉज होंगे, उन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरी सरकार चलेगी, स्टेट भी उसी हिसाब से चलेगा, लोगों का जो संबंध होंगे वो भी उसी तरह से डिसाइड होंगे। अब ऐसे में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, ये इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लगाएगी, पीपल के ऊपर कि स्टेट के ऊपर? ऑब्वियस सी बात है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाएगी कि कहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिल रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। स्टेट को पावर किससे मिल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, स्टेट को पावर मिल रही है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो स्टेट कहीं ऑटोक्रेटिक ना हो जाए, ऐसे में राज्य क्या करेगा? जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की जो सत्ता है उस पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाएगी, ताकि स्टेट ऑटोक्रेटिक ना हो जाए और अपने ही नागरिकों का शोषण ना करने लग जाए। ऐसे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है वो होती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। और 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आप देखिए 2020 में एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया। ये 2020 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, 2020। ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, अब इसमें चार ऑप्शन दिए गए, सब कंफ्यूज है। अगर 2014 का क्वेश्चन अगर आप ढंग से पढ़ के जो गए होंगे 2020 में, तो सही करेंगे। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं पर कुछ अलग तरीके से। गवर्नमेंट बाई लेजिस्लेचर, जरूर थोड़ी है गवर्नमेंट बाई लेजिस्लेचर हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ही हो। दूसरा पॉपुलर गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, जरूर थोड़ी है। चाइना में भी कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम थोड़ी है। इसका सही आंसर है वो है लिमिटेड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लिमिट होती है, क्योंकि उसकी लिमिट क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की? उसकी लिमिट ही कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो अपनी पूरी पावर डिराइव कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन से, इसीलिए वो होती है लिमिटेड गवर्नमेंट। और इसका सही आंसर निकल के आएगा वो है केवल दो। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, कि इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस लगाती है स्टेट पर, ताकि इंडिविजुअल लिबर्टी बची रह सके, कोई पावर का मिसयूज नहीं कर सके, और जो भी काम हो वो अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन हो, कुछ सेट ऑफ लॉज हैं, रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहे उस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें एक बहुत अच्छा कैच है। अभी देखिए, जनरली आपने सुना भी होगा कि प्रधानमंत्री ने इसको मंत्री नियुक्त कर दिया, या सीएम ने इनको मंत्री नियुक्त कर दिया, फलाने को, जिसको भी। मंत्रियों को जो नियुक्त करने का काम है, ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, विवेकाधीन नहीं है। गवर्नर मंत्री नियुक्त करता है, पर किसकी सलाह पर? सीएम की सलाह पर। इसी तरह से प्रेसिडेंट के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ये काम जो है गवर्नर का विवेकाधीन काम नहीं है, और दूसरे को जैसे ही आप हटाएंगे, आंसर आएगा 1-3। यूपीएससी यही जानना चाह रहा है। यूपीएससी को नहीं, मतलब अगर आपको ये नहीं पता, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, यूपीएससी को अगर आपकी नॉलेज चेक करनी होगी वो मेंस में करेंगे। यहाँ पर उनको कुछ लोगों की छटनी करनी है कि जो कॉमन सेंस और लॉजिक नहीं लगा सकते, तो आपको ये लॉजिक लगाने पड़ेंगे। अपॉइंटिंग ऑफ मिनिस्टर, ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर हो ही नहीं सकता। गवर्नर की पोस्ट को देखिए, गवर्नर की पोस्ट इस तरह की है कि वो मिनिस्टर को अपॉइंट कर सके? नहीं। उनका डिस्क्रिशनरी पावर ये नहीं है। उनका डिस्क्रिशनरी पावर क्या है कि भाई प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देनी है, कुछ रिपोर्ट भेजनी है, वो भेज दी, तो ये सही है। दूसरा है, कुछ बिल हैं, कुछ ऐसे बिल हैं जिनसे हाई कोर्ट की पावर पे फर्क पड़ सकता है, या कुछ और चीजों को, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, किसी राज्य ने ऐसा बिल बना दिया, तो ऐसे बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है। ये उसकी विवेकाधीन शक्तियां हैं राज्यपाल की। ऐसे में मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। तो इस तरह से चीजें नहीं होती। इसमें क्या चाहिए था? मंत्रियों की नियुक्ति करना। जैसे ही आप इसको गलत करेंगे, बहुत सिंपल सा है कि आपको जनरली पता होगा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, जैसे स्टेट में गवर्नर के द्वारा की जाती है, सेंटर में प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन पीएम और सीएम की सिफारिश पे ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री डिसाइड करते हैं कि उन्हें किनको मंत्री बनाना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 1 और 3। चलिए, आज की चर्चा हमारी समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और पढ़ते रहें, एग्जाम पास है। थैंक यू।